अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज भी अदालती मामलात हमने देखा कि मंजरनामे के ऊपर ज़ेरे बहस रहे और हावी रहे तमाम मामलात के ऊपर। इस वक्त ज़ेरे बहस जो मामला था वो दो जज साहिबान के हवाले से है। एक है जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी, जिन्होंने अपनी बरतरफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चैलेंज कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई। और दूसरी बहस है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से, जिनको 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी जुडिशल काउंसिल की तरफ से मिसकॉन्डक्ट की शिकायत पर शो कॉज जारी किया गया था। उनकी तरफ से दरख्वास्त थी कि ये जो मामला है ये ओपन कार्रवाई हो, इसको मंजूर कर लिया गया। तो अब जो उनके हवाले से कार्रवाई होगी वो ओपन कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ जो मामला है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला, ये बहुत ही एक दिलचस्प मामला है। आज से नहीं, काफ़ी अरसे से ज़ेरे बहस रहा है, लेकिन इतना ओपनली इसको डिबेट नहीं किया गया जितना आज की लाइव कार्रवाई नशर होने की वजह से हमने बहुत ही ओपन बहस इसके ऊपर देखी और अदालती कार्रवाई भी देखी और बहुत से मामला खुलकर और भी ज़्यादा सामने आए। तो इसका क्विकली एक बैकग्राउंड ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे जब उन्होंने मखसूस फैसले करवाने के हवाले से दबाव की निशानदेही की थी। और रावलपिंडी बार में एक तकरीर उन्होंने की थी और उसमें उन्होंने बहुत खुलकर इस बात का इजहार किया था कि उस वक्त की आईएसआई और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो बाद में डीजी आईएसआई बने लेकिन उस वक्त डीजीसी थे, उन के हवाले से कहा गया कि ये मुझ पर दबाव डालते रहे, मुझसे मिलकर मुझे विज़िट करके कि मखसूस फ़ैसले किए जाएं। इसके बाद जब ये तकरीर उन्होंने की थी तो उनको बरतरफ कर दिया गया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के रूबरू मौजूद है और आज की जो कार्रवाई थी उसमें अदालत ने साबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद समेत दीगर जो अफराद इसके अंदर जिनका उन्होंने तज़किरा किया उनको फ़रीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत दी है। आज की कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जिस पर इल्ज़ाम है उसको फ़रीक तो बनाएं, फ़रीक नहीं बनाते तो बज़ाहिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला दुरुस्त नज़र आता है। ये एक चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि ये एक फ़ैशन चल पड़ा है कि इदारों को बदनाम किया जाए। सो उन्होंने कहा कि इदारे नहीं बल्कि एक जो शख्सियात हैं उनके हवाले से आप बात करें। ओवरऑल अगर अदलिया एक जज की बात है तो पूरी अदलिया के हवाले से बात ना की जाए, और अगर इस तरह की किसी शख्सियत के हवाले से अगर बात है तो पूरे इदारे के हवाले से बात ना की जाए। इसके ऊपर हम प्रोग्राम के अंदर ये डिस्कशन करेंगे कि जो शख्सियात हैं जो अहम ओहदों के ऊपर रह चुकी हैं, इनको फ़रीक बनाए जाने के जो बात अदालत में हुई है, क्या वो पेश हो सकेंगे, ये प्रोसीडिंग आगे कैसे चल सकती है। अदलिया पर दबाव का सिलसिला पाकिस्तान में बहुत अरसे से शिकायतें की हम सामने आ चुकी हैं। ये सिलसिला क्या इस केस की कार्रवाई के अंदर किसी मंतकी अंजाम को पहुंच सकेगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने ये जो बात की है कि इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं, मैं चाहूँगी आज के प्रोग्राम में इसको हम बाकायदा तौर पर डिबेट करें। दूसरी तरफ भी मामला अदालत के सामने चला गया था, वो इलेक्शन से रिलेटेड एक मामला है। पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि आम इंतखाबात में इंतज़ामिया से जो आरओज़ और डीआरओज़ की जिम्मेदारियां हैं उनको देने के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है उसके ख़िलाफ़ वो लाहौर हाई कोर्ट गए थे, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल करके इनकी जो ट्रेनिंग हो रही थी आरओज़ और डीआरओज़ की इलेक्शन अमले की, उसको रोक दिया था। इस मामले पे सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। शहबाज शरीफ साहब मंजर आम पर आकर उन्होंने ये कहा कि पीटीआई की तरफ से ये एक साजिश की जा रही है ताकि इलेक्शन की तरफ जो मामला स्मूथली जा रहे थे उसको मुलतवी किया जा सके। एमक्यूएम से फैसल सब्जवारी साहब ने भी इस मामले पे तनकीद की, एएनपी से समर बिलोर साहिबा भी इसके ऊपर उन्होंने भी पीटीआई पे तनकीद की। लेकिन पीटीआई की तरफ से खुद जो उनके आजकल चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें ओनरशिप ऐसा लग रहा था कि वो इस फैसले की नहीं ले रहे। उनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए ट्रेनिंग का और ये तमाम मामलात। लेकिन जो पीटीआई के इस पे मुतालबा रहा अदालत के सामने वो भी यही था कि ये वो अफसरान हैं जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस रहे, तो ये किस तरीके से एक गैर जानिबदार किरदार अदा कर सकते हैं इलेक्शंस के हवाले से। इस पे हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी देर पहले ये खबर भी सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन में एक इस हवाले से तफसीली जो मीटिंग हुई है उसके नतीजे में एक तो ये बात बताई गई है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गालिबन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन चैलेंज करेगा जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम इशूज़ के ऊपर रहनुमाई हासिल करने के लिए हमने तज्ज़ियाकारों का पैनल बनाया है। जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजेब जिलानी साहब हैं और आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि माहिर कानून हैं और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैरी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। शौकत अजीज़ साहब की मुअत्तली केस का जो मामला है
ये आज की कार्रवाई तफसीली तौर पे क्योंकि लाइव बराह रास्त नशर हुई तो आवाम ने भी देखी, आपने भी इसको ऑब्जर्व किया, इसकी समत को आप कैसे देखते हैं? जो आज चीफ जस्टिस साहब के अहकामात हैं कि फरीक बनाएं इन अफराद को जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, ये कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर कि वो पेश हो पाएंगे? जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का जो तस्करा है ख़ास तौर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने माजरत के साथ प्रोसीडिंग्स नहीं देखी आज मैं, क्योंकि मैं खुद भी बिजी था कोर्ट में। तो लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने जिस तरह से ऑर्डर हुआ कि जी आपने जिन लोगों के ऊपर बात की जा रही है उनको कोर्ट में वो सामने नहीं है, तो उन्होंने शायद एप्लीकेशन दी है जिसमें साबिक आर्मी चीफ फैज़ हमीद साहब और मुख्तलिफ लोगों को, मेरे ख्याल से और कोई जो लोग हैं उनको पार्टी बना की वो एप्लीकेशन दे दी गई है। अब देखना है कि वो कल जब इसकी सुनवाई होगी उसमें कोर्ट क्या हुक्म देती है कि उनको बुलाया जाएगा उनसे पूछने के, तो उसके बाद ही आगे बात होगी कि कल अदालत में क्या कोर्ट करती है उस एप्लीकेशन के ऊपर जो आज दी गई होगी जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बिहाफ पे। जी। और जुबैर साहब, वैसे अगर वो पेश हों जनरल साहब, तो आप समझते हैं कि ये कोई पाबंदी उनके ऊपर है जो 3 साल पाबंदी होती है, या वो इस मामले के अंदर पेश हो सकते हैं, या फिर ये जो क्योंकि इल्ज़ाम थे शौकत अजीज साहब के वो सिर्फ इस हद तक ही थे, या फिर ब्रॉडर है, इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि उन पे पाबंदी, अगर वो जो पाबंदी है, और आपने देखा लॉ भी कुछ चेंज हुआ है पिछले दिनों, वो 5 साल तक कर दिया गया है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं शायद वो अब पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन सकते। पहले शायद 2 था, शायद 5 साल हो गया है। तो लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी को पार्टी बनाया जाएगा तो उसको नोटिस भी किया जाएगा, फिर उसका हक होगा कि वो आके वहाँ अपने आप का दिफा करे अगर उन पे कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी हायरार्की होती है, एक जनरल एक जो हाईएस्ट जो अथॉरिटी होती है फौज के अंदर, तो एक डिसिप्लिन इज अ डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन, डिसिप्लिन होती है। सबसे ऊपर उनके जो होते हैं वो चीफ होते हैं, उनके नीचे मुख्तलिफ मातहत अफसरान होते हैं। तो फिर ये देखना होगा कि वो जो अगर उनको भी दोनों, अगर पुराने हमारे चीफ साहब को भी और जनरल हमीद साहब को भी अगर पार्टी बनाया जाए, तो वो उन पर जो इल्ज़ाम हो सकता है वो क्या दाखिल करते हैं, अपने आप का किस तरह दिफा करते हैं, ये तो जब उनको नोटिस जाएगा पर्सनल कैपेसिटी में, कोर्ट उनको समन करेगी, उसके बाद ये बात सामने आएगी कि वो क्या हो रहा है उस केस में। ठीक है। ज़ेगम साहब, आप ये जो आज की कार्रवाई में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, इदारे नहीं शख्सियात के हवाले से अब बात करें, इसको कैसे देखते हैं आप, उनके इन रिमार्क्स को? और फिर जनरल फैज़ की शमूलियत की बात जो हो रही है, अगर वो शामिल होंगे तो फिर ये मामला, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, वो वाला मामला नहीं हो जाएगा? किस तरह आगे प्रोसीड हो सकता है मामला आपकी नज़र में? ये देखें, जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने भी ज़ाहिर है पूरे इदारे पर तो इल्ज़ाम नहीं लगाया। उनका इल्ज़ाम भी जो है वो चंद अफराद पर है जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने उस वक्त भी इसका नाम लिया था। बहुत मुश्किल काम था, कोई बहुत बहादुर आदमी ये काम कर सकता था। और अब जबकि मामला अदालत में गया है और वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक मुख्तलिफ तरह की अदालत है, मुख्तलिफ तरह का माहौल है, और यहाँ तक जाना ही कि उनको बुलाने की तरफ जाना ही मौजूदा हालात में मेरे ख्याल में बड़ा जुर्रतमंद इक़दाम है, और इन ऑफिसर्स को आना चाहिए। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, यहाँ कटहरे में पाकिस्तान के वज़राए आज़म भी खड़े होते रहे हैं, उन्होंने सज़ाएँ भी फेस की हैं, जनरल्स भी आए तो हैं, असलम बेग भी आए थे, अगरचे आने के बाद वो चले गए थे ये कहते हुए कि तुमने जो करना है कर लो। असद दुरानी बहरहाल बाकायदा तौर पर पेश हुए थे, अगरचे मामला वहाँ से आगे नहीं चल सका था। तो अभी देखना है, जैसे कि बताया हमें अभी बैरिस्टर साहब ने, कि जब उनके पास नोटिस जाता है तो उनके जो रिस्पांस है उससे ज़ाहिर होगा। और ये भी हमें देखना होगा कि इस मामले पर इदारा, उनका इदारा जो है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिलिट्री है, वो कैसे रिएक्ट करती है। क्या वो एक डिफेंसिव अंदाज में रिएक्ट करती है, या फिर वो ये चाहती है कि ये लोग जो हैं इंडिपेंडेंटली जाएं और अपने मामलात का हिसाब दें। शाहज़ेब, आपके ख्याल में ये कोई नई मिसाल अदालत कायम कर सकती है इस सिलसिले में कि
अदलिया को दबाव में ना लाया जाए मखसूस फैसलों के हवाले से। सेकेंडली, मियां नवाज शरीफ साहब अब बारहा ये मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि उस वक्त हमें निकालने के लिए दबाव में फैसले करवाए गए, किस अंदाज में सिस्टम ऑपरेट कर रहा था। तो जो आज जज साहब, चीफ जस्टिस साहब बात करते हैं कि शख्सियात के अराउंड ही इस बात को रखा जाए, और जिस तरह यहाँ पर जैगम साहब ने भी इसका इजहार किया कि शौकत अजीज़ साहब ने मखसूस अफराद का ही नाम लिया था यहाँ पर। लेकिन फिर ये ब्रॉडर डिबेट के अंदर इसको देखा जाना चाहिए कि शख्सियात तो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को चलता नहीं कर सकती। इस मामले को आप समझते हैं कि इस अंदाज में आगे चल पाएगा, या जिस अंदाज में भी हम ये यहाँ पर तबसरा हो रहा है इसी हद तक हम इसको देखेंगे, किसी नहज पर पहुँच पाएगा इन शॉर्ट? अफसा, आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वो मैंने देखी और इसमें बहुत क्लियर था कि चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जिन अशख़ास पे लगा रहे हैं उनको आपने फ़रीक क्यों नहीं बनाया। ये एक ड्यू प्रोसेस का मसला है, और अगर आप उनके नाम ले रहे हैं तो फिर आप उन्हें पार्टी बनाएं और फिर हम उनको मौका देंगे कि वो आएँ और अपनी सफाई पेश करें, या जो भी उनका मौक़िफ़ है वो सुने बग़ैर हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ लॉ के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि आप यही होना चाहिए था। साथ ही जब चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जब उन्होंने ये भी कहा कि इदारों को टारगेट ना करें, अशख़ास को करें, वो लीगल सेंस में तो वो बात ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली जब आप इसको देखेंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में 75 साल से कुछ इदारों का क्या किरदार रहा है। उससे हमारा मुल्क मजबूत हुआ है, हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत हुई है, हमारे यहाँ दीगर जमहूरी इदारे मजबूत हुए हैं, या वो उनको नुकसान पहुँचता रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हिस्ट्री की बात है कि जनरल्स हों या जजेस हों, उनका जो गठजोड़ रहा है आपस में, कई आए और चले गए और रिटायर हो गए, उनकी कोई जवाबदेही नहीं हुई, उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ, उनको कभी कोई सज़ा नहीं मिली, उन्होंने कभी कोई माफ़ी नहीं मांगी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की वो ठीक है, लेकिन जब हम इसको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तारीख़ी लिहाज से देखते हैं, सियासी लिहाज से देखते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे ये जो दो इदारे हैं इनमें ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ पूरी पॉलिटिक्स जो है इस पर चल रही होती है कि अगला चीफ़ कौन आएगा, वो रिटायर कब होगा, उसको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो चीफ जस्टिस है वो उसकी हमदर्दियाँ किस तरफ हैं। क्यों ये इदारे जो हैं वो एक शख्सियत के गिर्द इतना घूमते हैं कि वो अगर शख्सियत चाहे तो पूरे इदारे का पूरा डायरेक्शन चेंज कर दे, ना सिर्फ इदारे का, पूरे मुल्क का डायरेक्शन चेंज कर दे। तो मेरा ख्याल है कि हमें जब हम ये बात करते हैं तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि हमारे इन इदारों में हम क्या ऐसा मसला है कि इतने सारे चीफ्स आए और चले गए, लेकिन हम बेहतरी की बजाय हमने देखा कि मेयार में भी गिरावट आई, कॉन्डक्ट में भी गिरावट आई, अब्यूज़ जो है वो भी बढ़ता चला गया अपने इख्तियारात का। तो एट सम पॉइंट आई थिंक वो एक डिबेट है जो बतौर शहरी, बतौर सहाफ़ी हमें करनी चाहिए। लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही कहा। आप कल देखते हैं कि अगर वो उनको नोटिस करते हैं साबिक ISI चीफ़ को और आर्मी चीफ़ को और दीगर लोगों को, और अगर करते हैं तो उन्हें आना चाहिए। जिस तरह जैगम साहब ने भी कहा, ये मुल्क की सबसे आला अदालत है, जवाबदेही से कतराना नहीं चाहिए, अपने आप को मुकद्दस गाय के तौर पे नहीं लेके चलना चाहिए कि सबका एहतसाब होगा, सहाफ़ी का होगा, सियासतदान का होगा, लेकिन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमने जो है वो रोब पहना हुआ है या हमने वर्दी पहनी हुई है। इस तरह मुल्क नहीं बढ़ते। अगर इल्ज़ामात हैं तो उन्हें आके जवाब देना चाहिए अपना। एक तरफ लीगल मामलात हैं जिस तहत हैं कि आज फरीक बनाने का कहा चीफ जस्टिस साहब ने, दूसरी तरफ सियासत के ज़मीनी हक़ाइक़ है, दोनों के ऊपर का आपने अहाता किया अपनी गुफ्तगू में। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है अफसरान के खिदमात देने, इलेक्शन में जो उनकी खिदमात हैं उनके हवाले से, इसके ऊपर जो तमाम बहस है, क्या ये इलेक्शन डिले का सबब बन सकता है, क्या दुरुस्त है PTI के ऊपर होने वाली तनकीद, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से। आज जो सियासी जमातों ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, PTI एक मामले को लाहौर हाई कोर्ट लेकर गई थी। आबिद ज़ुबैरी साहब,
पीटीआई की तरफ से ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको आरओज डीआरओज जिनकी अमले के तौर पे जिन्होंने जाना है इलेक्शंस के अंदर, वो जो है वो जानिबदार हैं। सो आप उस मामले के ऊपर ये इस सिलसिले को, इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए इनकी ट्रेनिंग से रोक दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। इसके ऊपर बहुत तनकीद है। अब इलेक्शन कमीशन में एक इजलास तो हुआ है जहां उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन करवाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। ये कंफर्म अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर उन्होंने ये भी कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सो आपकी नज़र में ये इलेक्शन इल्तवा का जो इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर अब लगाया जा रहा है कि उन्होंने इसका रास्ता बनाया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, मैं एक बिफोर आपकी इस बात का जवाब दूं, एक बात मैं और करता चलूं कि आप ये शौकत सिद्दीकी साहब की जो पटिशन है ये 2018 से उस वक्त से पेंडिंग है। ये अभी टेकअप हुई है इतने अरसे के बाद, और अगर ये पहले टेकअप हो जाती तो उसके अंदर ये जो अब रिटायर हो गए लोग, वो उस वक्त सर्विंग ऑफिसर्स होते। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में यही रहा है कि जब वो जर्नल चले जाते हैं तो उनके बाद उनके बारे में केसेस होते हैं और फिर उनके बारे में जजमेंट्स आती हैं। इवन अस्मा जिलानी, जो अस्मा जहांगीर का जो नाम था अस्मा जिलानी, उसमें जब 1972 में जब जनरल याह्या खान जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको यूजर्पर डिक्लेयर किया था कि इन्होंने मार्शल लॉ लगाया और यूजर्पर थे, लेकिन याह्या खान साहब जा चुके थे, पावर में नहीं थे। तो अगर ये उनकी ज़िंदगी में अगर ये पहले केस हो जाता, उसको टेकअप कर लेती सुप्रीम कोर्ट, तो वो लोग सर्विंग ऑफिसर्स होते। तो ये मैं कह रहा हूँ ये जरा ये भी ट्रेंड चेंज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाती, दैट्स वन अदर टॉपिक जुबैर साहब, ये एक अलग डिबेट होगी फिर, लेकिन खैर बहरहाल आप जी कंटिन्यू करें। मैं को बताना चाह रहा था आपको कि इसके उस बात, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब जस्टिस के बारे में बात हो रही थी। देखिए पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पीटीआई के पास प्लेइंग फील्ड, या उनका गौहर कह रहे थे कि उनके पास प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं कहता हूँ उनके पास फील्ड ही नहीं है। उनको तो इलेक्शन से बाहर करने की हर चीज़ कोशिश की जा रही है, उन्हीं के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को उस पर ऑर्डर पास हो जाता है। अब उन्होंने आरओ डीआरओ को, उनका एक जेन्युइन कंसर्न है कि जिस तरह से ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो सारी चल रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो इलीगल चल रही है, कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 90 दिन इलेक्शन कराओ विद इन दैट पीरियड, और टाइम भी दिया तो इलेक्शंस नहीं हुए। तो ये सारी इलीगल गवर्नमेंट्स चल रही हैं। तो उन्हीं के ये जो पहले तो मुझे हैरानगी हुई, मुझे नहीं पता था ये बात कि अब ये ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे और डीआरओज होंगे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। पहले तो जुडिशरी के तहत हुआ करती थे ये। तो अब अगर ये हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल कर रहे हैं पंजाब के अंदर, उनका जो रवैया है इनके लोगों के साथ, या उनके आज हमारे वकील साहब को भी हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, मरवत साहब को, तो ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं। तो जाहिर बात उनका हक तो है, जब आपके जो पार्टी जो तनकीद कर रही है उनके तो ऐसे जल्दी फैसले उनके हक में आ रहे हैं, तो उस वक्त सब सही होता है। जब पीटीआई को जाके शिकायत, लेकिन जुबैर साहब मामला अदालत लेके जाना दुरुस्त अमल था, ये मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल एक जो कदम है उसको इस क्रिटिकली देखा जा रहा है कि कहीं इलेक्शन को किसी तरीके से इफेक्ट ना करे, जो मुश्किल से तारीख आई है। देखिए नहीं, मुश्किल से तारीख डिले किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेसिडेंट मैंने पटिशन तो 16 अगस्त को दाखिल कर दी थी, वो टेकअप हुई 23 अक्टूबर को, फिर फैसला आया कि 6 नवंबर तक तो हो नहीं सकते, 90 दिन से तो आगे वैसे इलेक्शन चले गए। और पॉलिटिकल लीडर्स भी कह रहे हैं कुछ सर्दी है या क्या, कुछ आगे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो पीटीआई ने किया, अभी केस फाइल किया, अभी तो उसका उनका शेड्यूल भी नहीं आया, तो शेड्यूल आएगा 8 फरवरी को, किस तरह से डिले होगा? उन्होंने क्या कोर्ट, ये ऐसे केसेस होते हैं जो लंबे थोड़ी इल्तवा का शिकार होते हैं, उसमें तो फौरन के फौरन फैसले होते हैं। नोटिस पता नहीं कितने दिन का किया होगा, उस दिन आके क्या हो सकता है स्टे ना आगे विकेट कर दें या जो भी हो। पॉइंट इज दैट इलेक्शन केसों में तो यही होता है, लेकिन एक पार्टी को हक है अगर वो अपने राइट्स के लिए लड़े। आप वो केस भी करे तो उस पर तनकीद हो, अगर मैं और आप करें तो उस पर ये तो कोई बात नहीं ना। हर इंसान का हक है, कानून उसको हक देता है कि वो जाके इलेक्शन में अगर समझते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, जो इलेक्शन कमीशन का काम है, तो उस पर वो बात उठाए। हो सकती है उसकी बात कोर्ट ना माने, वो रिजेक्ट कर दे उनकी पटिशन, लेकिन ये कहना कि जी वो डिले करना चाह रहे हैं, वो डिले उनको तो इलेक्शन लड़ने तो बड़ी बात है जी। जी ज़ैगम साहब, ये जो उन तमाम मुतालबात पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो निगरां पंजाब की हुकूमत के हवाले से भी हैं, जो हमारे सामने एक अमूमी निगरां हुकूमत नहीं है, कोई 3 माह के लिए आई हुई हुकूमत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल मुंतखब हुकूमत की तरह ऑपरेट कर रही है। ये अफसरान उनके अंडर ऑपरेट कर रहे हैं, और पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन और कार्रवाइयाँ हैं उनका इल्ज़ाम, उनका ये भी खदशा है कि ये उस पर क्योंकि मुलविस रहे हैं तो इन पर जानिबदारी के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये इट्सेल्फ ओवरऑल जो पीटीआई की परेशानी है इनसे मुतालिक, जिसको अदालत लेके गए, वो दुरुस्त है? क्योंकि और इस बेसिस के ऊपर जो इल्जाम दीगर जमातें उनके ऊपर लगा रही हैं कि ये डिले करवाने का जवाब बना रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी जो परेशानी है वो बिल्कुल ठीक है,
और ये वो परेशानी है जो पाकिस्तान में किसी भी अपोजिशन पार्टी की होती है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो सिविल सर्विस है, ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सर्विस है, वो हुकूमत को सर्व करते हैं, स्टेट को सर्व नहीं करते, और दबाव में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और हुकूमत जो चाहती है वो उस तरीके से काम करते हैं। लेकिन यही हाल पीटीआई के दौर में भी था। पीटीआई ने भी पुलिस सर्विस को और डीएमजी को सीधा करने के लिए और उसे अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए पूरी कोशिश की। अब इसी सूरत हाल के लिए पाकिस्तान ने ये एक अजीबोगरीब सिस्टम जो बनाया कि एक तो इंटरिम गवर्नमेंट लाएं जो आकर इलेक्शन कराए। अब वो इंटरिम गवर्नमेंट भी 6-6 महीने और साल की हो गई। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। और हमने ये किया कि इलेक्शन हमने जुडिशरी के सपोर्ट करने शुरू कर दिए। और ये भी एक अजीबोगरीब बात है, अगरचे कुछ मुल्कों में होता है, बांग्लादेश में भी होता है, श्रीलंका में भी ऐसा होता है, लेकिन अक्सर मुल्कों में ऐसा नहीं होता। भारत मिसाल के तौर पे वो जुडिशल अफसरान को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करता, और उसकी एक बड़ी वाज़ेह वजह है। और वजह ये है कि जब उस पर कोई इतराज़ होगा, किसी आरओ पर आपको इतराज़ होगा, अगर आरओ ने धांधली कराई है तो आप किसके पास शिकायत लेकर जाएंगे? आप फिर जज के पास जाएंगे। आप सेशन जज की शिकायत लेकर फिर आप जज के पास जा रहे हैं, तो आपको कौन सुनेगा? तो मसला तो ये है कि हमारा जो पूरा निज़ाम है उसमें मसाइल पैदा हो रहे हैं, और ये बार बार शिकायत पैदा होती है। और आरओज़ चाहे जुडिशरी के हों चाहे सिविल सर्विस के हों, इलेक्शन के बारे में शिकायत पैदा होती है। अब शिकायत उनकी हैं तो उसको उसकी रेमेडी के लिए अदालत में जाना भी उनका हक है। मेरे ख्याल में अब ये अदालत की जिम्मेदारी है कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाए, इस तरीके से निपटाए कि इलेक्शन में डिले ना हो। और अगर कोई बड़ी पार्टी किसी आरओ पर कोई स्पेसिफिक एतराज़ करती है तो उसको तब्दील कर लेने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि किस तरीके से पीटीआई ये जाके प्रूव करेगी कि अफसरान जो हैं वो सब उसके ख़िलाफ़ हैं। ख़िलाफ़ तो हैं, सारी ख़िलाफ़ हैं क्योंकि वो अपोजिशन में है, लेकिन अपनी प्ली को साबित करना और वो उसके लिए मुश्किल होगा। और इन हालात में पर्टिकुलरली जिस वक्त लगता है कि इस वक्त की जो हुकूमत है, या जो इस वक्त की हुकूमत के कुछ हिस्से हैं या मुक्तदरा के कुछ हिस्से हैं, लगता है कि उनकी कुछ नीयत में ये बात भी आ रही है कि अगर इलेक्शन मज़ीद भी मुलतवी कर दिए जाएं तो शायद बेहतर होगा। तो इस वक्त किसी तरह का कोई उज़्र उनको देना, ये भी पीटीआई को सोचना चाहिए कि इस तरह का डिले भी शायद सबसे ज़्यादा नुकसान उसका उन्हीं को हो। सही, मैं एक इस पे शाज़ेब आपसे तफसीली बात करना चाहूँगी, क्योंकि अब इलेक्शन डिले के हवाले है, एक बड़ा कैजुअल सा रवैया भी है, दूसरी तरफ बड़ा सख्त भी इन सियासी जमातों का काफ़ी एक मुतज़ाद किस्म की पॉलिसी हमें नज़र आती है। जहाँ जरदारी साहब एक तरफ कहते हैं 10-12 दिन डिले हो जाए कोई मसला नहीं, उनके साहिबजादे बिलावल साहब आके कहते हैं कि 8 तारीख जो है वो पत्थर पे लकीर है। फिर टीवी पे फ्लैश करती है खबर के ताजरों ने निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की कि इलेक्शन करवाए ही ना जाएं। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं शाहजेब जिलानी साहब से। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शाहजेब, एक आज इल्ज़ाम लगाया पीटीआई के ऊपर कि इनकी दोगली पॉलिसी है। ये टॉक शोज़ में आके कहते हैं कि हर सूरत फौरी तौर पे इलेक्शंस होने चाहिए इसी तारीख को, और दूसरी तरफ अदालत में भी जाते हैं, जो हमने अभी डिबेट किया ब्रेक से पहले। लेकिन आप ये महसूस कर रहे हैं कि तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो पार्टीज़ हैं, नून लीग में भी खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मुकाम साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मौसम सर्द होगा, ये मसाइल पेश आएंगे, सिक्योरिटी के हवाले से JUI बातें कर रही है। फिर उसके अलावा जरदारी साहब ने भी जिस अंदाज में इस पर गुफ्तगू की, कुछ इमरजेंसी उनके उसमें नजर नहीं आई, लेकिन आज जो बयान जारी किया गया पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ से, उसमें इस बात पे जोर दिया गया कि हर सूरत 8 तारीख को इलेक्शंस होने चाहिए। तो आपको सबके एंड के ऊपर एक ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़े खुले दिल से ये लोग इलेक्शन की तरफ जाने में को तैयार नहीं है 8 तारीख को? देखिए अफसा, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो होंगे, और मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ने आज दोबारा रीइटरेट किया है कि इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे। केयर टेकर, प्राइम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रोज़ बयान देते हैं इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। आपके चीफ जस्टिस साहब ने कह चुके हैं कि जी के डेट आ चुकी है, अब इस पर आप ज़्यादा क़यास आ रही हैं और शुकूक व शुबात ना करें। तो आपके जो आइनी इदारे हैं सारे, वो बारहा ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। हमारे मुल्क में एक ये कल्चर है क़यास आराइयों का, शुकूक व शुबात का। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इदारे कमज़ोर हैं। हमारा पूरा जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो चंद ताकतवर शख्सियात के गिर्द घूमता है। उनके मूड पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्या चाहेंगे, मुल्क के साथ क्या हो। इसलिए हम और आप रोज़ बैठ के TV चैनलों पर हम इस क़यास आराई को कुरेदते हैं, देखते हैं आज फ़लाँ का बयान आ गया, उसका बयान आ गया।
देखिए पीटीआई का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये बात तो पूरा मुल्क देख रहा है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसे दबाया जा रहा है, उसे आउट किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने 2018 में देखा था। उसके लिए मैदान साफ़ किया जा रहा था। इस दफ़ा वो रिसीविंग एंड पर हैं, उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि ये गलत है। इलेक्शन होना चाहिए, फेयर एंड फ्री होना चाहिए। मैं आपको ताज़ा एक बताऊं, एक सर्वे सामने आया है, पतन कोएलिशन 38 नामी एक तंजीम है। हमारे यहाँ अजीब है हमारा मुल्क भी कि यहाँ पे राय आमा के जायज़े कम होते हैं, लेकिन उन्होंने एक किया है। अब उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, लेकिन एक आपको एक इशारा उससे मिलता है। उन्होंने हमारे जो ये नॉर्दर्न इलाके हैं, सवात है, मालाकंड है, इस तरह के इलाकों में उन्होंने लोगों से बात की है कि आप बताएं कि ये सर्दी का जो एक उज़्र पेश किया जा रहा है बर्फ़बारी का, तो वहाँ पे मेजॉरिटी ने उन्हें कहा है कि नहीं, इलेक्शन होना चाहिए, फरवरी 8 को ही होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि इन्होंने जो थोड़ा सा अवाम की नब्ज़ जांचने की कोशिश की है, उसमें मेजॉरिटी ने कहा है कि हम पीटीआई को वोट देंगे, हम इमरान खान को वोट देंगे। उसमें नवाज़ शरीफ साहब दूसरे नंबर पर हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो एक डिस्टेंट थर्ड नंबर पर है। देखें, ये हमारे इस तासुर को कन्फर्म करती है ये बात कि तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, इतने केसेस पकड़ धकड़ के बावजूद, लोगों में पीटीआई बतौर एक मजलूम पार्टी के तौर पे देखी जा रही है। लोग चाहते हैं ये इलेक्शन हो। अब ठीक है, बिटवीन नाउ एंड इलेक्शन अगर ये और भी कुछ करते हैं, सख्तियां करते हैं, बल्ले का निशान नहीं मिलता, इमरान खान साहब टिकट नहीं दे सकते, और भी हमारी रियासत हो सकता है अपनी कोशिश करे, लेकिन लोगों का सेंटिमेंट हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, कराची से लेकर अपने नॉर्दर्न इलाकों तक, कि वो समझते हैं कि ये जब ज़्यादती होती है किसी पार्टी के साथ तो वो उसके साथ खड़े होते हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि हम जो है ना, ये रोज़ के जो बयानबाजी है, वी लुक एट द बिगर पिक्चर। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई जानबूझकर इलेक्शन डिले करना चाहेगी, लेकिन उन्हें फेयर उन्हें मिलना चाहिए कि वो भी कंटेस्ट कर सकें। फिर लोग डिसाइड करें कि उनकी पॉलिटिक्स जैसी भी थी या जो भी उनका दौर था वो सही था या मुल्क को आगे बढ़ना है। सही। और खैर आगे जाके आपसे बाकी पार्टियों के सेंटिमेंट पे भी मैं, जो उनकी इस वक्त हरकत सकनात है, उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप बात करें इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन ज़ुबैरी साहब, ये जो मामला है, एक पतन के सर्वे का हवाला दिया है जिलानी साहब ने, लेकिन हम तो सोर्सेज के ज़रिए, क्योंकि कयास आराई होगी कि सियासी जमातें खुद भी जिस किस्म के सर्वेस करवा रही हैं उनके लिए काफ़ी इसी किस्म के नताइज उनको सुनने को मिल रहे हैं। ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला है और बल्ले के निशान का, ये कितना संजीदा एक मसला है इस वक्त पीटीआई के लिए आपकी नज़र में? पॉपुलैरिटी या अवामी सेंटिमेंट जो भी हो, आखिर में बैलेट के ऊपर अगर निशान वो हो जिसको पहचानते हो और जानते हो, वरना मैसेज कन्वे करने के लिए इतना वक्त शायद नहीं होगा उनके के लिए। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर वजाहत देने के लिए बुलाया। आप समझते हैं कि वजाहत दे पाएंगे और बल्ले का निशान हासिल कर पाएंगे? ये अफसोस ये है मुझे, मतलब कि जो अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो खुद इस मुल्क में 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सका, वो दूसरी एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक इशू बना के बैठ गए। और आपने देखा जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर 2 महीने रिजर्व रखा और इलेक्शन अभी पिछले महीने ही उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया, कहा 2 हफ्ते में करो। आपने आज तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी और पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर कोई आपने एक्शन करते हुए देखा उनको? मुझे तो याद नहीं पड़ता, हो सकता है किया हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं, शायद आपके इल्म में हो और ये आपके जो मेहमान हैं उनके इल्म में हो। तो इनका बड़ा सवाल एक चीज़ ऐड कर देती हूँ ज़ुबैर साहब, आपसे इत्तफाक करते हुए, बल्कि ये हमारे प्रोग्राम में भी इसका जिक्र हुआ बारहा कि नून लीग के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे उसके हवाले से एक दिन पहले ही अखबार में खबर आई थी और डॉन में भी रिपोर्ट हुई थी कि कल शायद इसके वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए वो करवाने जा रहे हैं। सो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इससे पहले एक जो अंदाज पार्टीज का रहा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, नहीं लिया जाएगा। देखिए, पीटीआई को सेंटिमेंट आपने अभी फरमाया, मैं तो सर्वे नहीं करता, लेकिन मैं लोगों से मिलता हूँ, जो जितने लोगों से मिलता हूँ उनका एक सेंटिमेंट है, वो एक पार्टी के हक में है, एक लीडर के हक में है, चाहे आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ना करें, लेकिन अवाम का एक हक है, उनका हक है कि वो अपने जिस आदमी को चुनना चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, उसको हक मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिलेगा नहीं। पीटीआई का बल्ले का निशान ये लोग ले लें, कुछ कर लें, लेकिन आप हो सकता है वो भी ना करें, अवाम नहीं मानेगी। अब अवाम नहीं मानेगी, उसका असर क्या होगा अल्लाह ना करे। अब 2 दिन के बाद 16 दिसंबर है, आप कुछ शायद लोग बैठे होते, मैं तो बच्चा था जब 1971 के में हमने ईस्ट पाकिस्तान खोया 16 दिसंबर को और 71 में। तो देखिए, अब कहीं एक पॉपुलर पार्टी को बाहर रखने से कहीं उसका असर हमारी
कौम पे ना पड़े। आप आने दे, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो आए और अवाम को हक दिया जाए। मैं कहता हूँ अवाम को यही होता है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को उनको हक दिया जाए जिसको वो चुनना चाहती है अवाम। आप नून को चुने, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को चुने, जमात इस्लामी को चुने, JUIF के, ANP, किसको करें, लेकिन हक अवाम का होना चाहिए जो इस मुल्क में नहीं मिलेगा। 8 फरवरी को भी इलेक्शन होंगे, वो नहीं दिया जा रहा, वो नहीं मिलेगा। इनको बाहर रखें। इनको, मैंने जैसे कहा, गौर कह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं कि जी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन एक फ़र्क है, गौहर साहब को, जो दोस्त है हमारा, उसको तो मेरा तो ये कहना चाहूँगा, आपके पास तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें। तो मेरे ख्याल से तो इनकी ये सारी एकेडमिक बातें हो रही हैं जो मैं आपसे, हम लोग कर रहे हैं बैठ के, कि उनका बल्ले का निशान रहेगा नहीं रहेगा, उनके खिलाफ फैसला हो चुका है। वो अगर नहीं भी करते तो उनका लोग नहीं मिलेंगे। अब जिन लोगों के इन्होंने, अभी एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि कुछ लोगों के ये ID कार्ड ब्लॉक्स कर रहे हैं 9 और 10 मई के वाकयात के सिलसिले में, वो सारे PTI के टॉप लीडर्स हैं, मुराद सईद एक्सेट्रा। ये भी नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे मैंने देखा, शायद सही है या नहीं, लेकिन ये इनके तो लीडरान ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा तो मैं समझता हूं कि एक जमात को, जैसे आपके रिप्रेजेंटेटिव अभी साथी ने फरमाया, कि लोगों का सेंटिमेंट उधर है। सही। अब आप लोगों ने बात की कि ये पार्टी है, अगर जो विक्टिमाइज होने का तासुर हो जिसके हवाले से उसके लिए पब्लिक का सेंटिमेंट भी ज़्यादा होता है। लेकिन मियाँ साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल, आज भी उन्होंने कौम से खिताब किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं 6 साल पर फैली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई है और इसीलिए मुझे अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। माजी का विक्टिम बनकर जो आवाम के सामने वो अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं। जैगम साहब से ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या उसका असर होगा उनके लिए, या पाकिस्तान के अवाम के दिलों में कोई घर करेंगे उनके ख्यालात और इजहार। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैगम साहब, आज भी मियाँ साहब ने इस बात को दोहराया कि हमारी साल साल किरदार कुशी की गई, जिस अंदाज में केसेस बनाए गए वैसे ही ख़त्म हो गए। उनके आज के अल्फाज यही थे कि इसे इंसाफ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये दरअसल खुली नाइंसाफ़ी का अजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। सो आपकी नज़र में ये एक परसेप्शन तो बना, ज़ुबान ज़द-ए-आम हुए, उनके हवाले से जो इल्ज़ामात इन केसेस के अंदर थे आज अदालतों से वो बरी हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन की तरफ जाते हुए इस परसेप्शन जो एक आम आदमी के जहन में उनके बारे में बना है, साल इसके ऊपर बहस से और जो उनके सियासी मुखालिफिन की तरफ से जिस अंदाज में इसके ऊपर बात की गई, वो ख़त्म कर पाएंगे या ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा मियाँ साहब और उनकी जमात के लिए? मियाँ साहब की बात में तो बहुत वजन है, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो तो अब तारीख का हवाला है ना, उसकी बुनियाद पर वो इस दफ़ा कैसे वोट लेने का इरादा रखते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बड़ी ज्यादती हुई, बेनज़ीर भुट्टो के साथ बड़ी ज्यादती हुई, इसलिए आप हमें वोट दो। लोग तो वोट नहीं देते। मसला ये है कि आज की जो उनकी तकरीर थी वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने माजी की विक्टिमहुड की बात की, जबकि वो इस वक्त जिस वक्त वो बात कर रहे थे, तो इस वक्त 2 साल से वो सबसे जो सिविलियन सेक्शन में जो ताकत के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं वो इस वक्त वो खुद हैं। 16 माह उनकी हुकूमत रही और इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें भी उनके लोग मौजूद हैं और उनका असर मौजूद है। तो 2 साल से वो ताकत के हिस्सेदार हैं और वो पुरानी मजलूमियतों का रोना रो के अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को तो कहते हैं कि वैसे ही हाफजा जो है वो इतना मजबूत नहीं होता कि इतना पीछे जाए, तो पिछली बातें करके वो किस तरह से मोबिलाइज करेंगे, कि किस तरह का नैरेटिव बनाएंगे। इसी तरीके से आप उनको देखें, जब वो कारनामों की बात उन्होंने की आज की तकरीर में भी या उससे पहले भी जो वो कर रहे हैं, तो वो 2013 से 2018 की बात कर रहे हैं। उसमें भी बेशुमार बात की जा सकती है। जो वो कह रहे हैं वो भी इतनी दुरुस्त नहीं है। दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। IMF के प्रोग्राम से उन्होंने निकाला था, लेकिन 2018 में जो उनकी हुकूमत ने कारनामा किया था तो वो IMF में दोबारा भी धकेल कर गए थे, क्योंकि उन 5 सालों में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बेतहाशा बढ़ गई थी और एक्सपोर्ट्स कम हो गई थी, और जिसके नतीजे में 2018 में एक बदतरीन बहरान आया उन्हीं के दौरे हुकूमत में। पिछले 4 साल की गलतियों की वजह से $18 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ, 2.26 ट्रिलियन का आपका जो था
वो बजट का खसारा हुआ। तो बुरान में तो वो धकेल पर गए चले, लेकिन अगर वो सच्ची बात भी होती, ठीक भी होती, वजन भी होता, तो अभी वो 16 महीने का क्या बताएंगे। अभी जो उन्होंने अपने समधी शरीफ को रवाना किया था लंदन से, और उन्होंने जो आके दोबारा से हमें मुसीबत पर डाल दिया और सींग लड़ा ली IMF के साथ, जिसके नतीजे में जून में पाकिस्तान डिफॉल्ट को, नादहिंदगी को बिल्कुल हाथ लगा के वापस आया, और जाते जाते शहबाज शरीफ को खुद बड़ी मुश्किल से एक नया IMF का एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करना पड़ा। जो पिछला प्रोग्राम था वो तो फेल हो गया ना। तो इस हुकूमत के दरमियान में अभी जो उनके 16 महीने में लोगों ने तकलीफें अभी झेली हैं, लोगों को तो वो याद है। तो एक तो वो पिछली बात को भी ठीक कंटेक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे। फिर अगर कोई आगे का पैगाम देना है तो कोई इस तरह का आपको क्या पैगाम नजर आया जिसके नतीजे में लोग मोबिलाइज हो जाएं? राइट्स का पैगाम हो। देखिए, जो राइट का पैगाम होता है, जब हकूक का पैगाम दिया जाता है तो वो लोगों के हकूक का पैगाम दिया जाता है, अपनी मजलूमियत का नहीं दिया जाता। लोग आपकी मजलूमियत से तब मुतवज्जे होते हैं जब आपकी मजलूमियत उनके हकूक से वाबस्ता होती है, या आप उनके हकूक से वाबस्ता करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि भुट्टो आपकी खातिर फांसी चढ़ा, तो अभी वो लोगों के साथ अपनी मजलूमियत को कैसे लिंक कर रहे हैं और उसके साथ आगे का क्या रास्ता बता रहे हैं। पहले वो लिंक कर रहे थे जब वो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, क्योंकि वोट तो हर शहरी का होता है ना। तो उनका कहना उस वक्त ये था कि मेरे साथ जो हो रहा है, अब वो वोट को इज्जत दो के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, जबकि वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि उनकी जो मद्दे मुकाबिल पार्टी है उनके वोट की इज्जत नहीं की जा रही। तो मेरे ख्याल में नैरेटिव बनाने में मुस्लिम लीग नवाज बड़ी बुरी तरह से नाकाम हो रही नाकाम है। आप समझते हैं लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी ये। जिलानी साहब, ये एक ऐसी शख्सियत भी हैं सीनियर पॉलिटिशियन के तौर पे, नवाज शरीफ साहब, जो बड़ा अरसा टीवी स्क्रीन्स के ऊपर से गायब रहे, पाबंदियां रही उनके ऊपर, ये उसका अब दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि पूरा पाकिस्तान उनके सामने कैमरे लगा के मीडिया खड़ा हुआ है और उनको इतनी सारी कवरेज भी मिल रही है जैसे जैगम साहब ने गुफ्तगू की। क्या आप समझते हैं कि एक आउटडेटेड अप्रोच है जिसका वो सहारा ले रहे हैं, या फिर रियलाइज करें और ये बताएं कि ये गलतियां हम करते रहे आज तक पाकिस्तान में, आगे नहीं करेंगे पॉलिसी के एतबार से? देखिए, मीडिया अटेंशन तो उनको मिलेगी क्योंकि वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। इलेक्शन में बज़ाहिर लग रहा है कि वो हॉट फेवरेट हैं हमारी रियासत के, हमारे इदारों के, तो उनको मीडिया अटेंशन तो मिलेगी। अब हम सब भूल गए हैं कि जब तक इमरान खान साहब को जेल में नहीं डाला गया था, वो रोज़ हमारी स्क्रीन पर नमूदार होते थे। सारी हमारी सियासत, सारे हमारे मीडिया की स्पॉटलाइट जो है उनके फरमूदात पर होती थी, और वो रोज़ कोई नई बात नहीं करते थे, एक ही बात को आके रिपीट करते थे। तो मेरा ख्याल ये तो हमारे नेचर ऑफ मीडिया है कि हम किसको कितना हम प्रोजेक्ट करते हैं, हवा किस तरफ चल रही होती है हम भी उसी तरफ चल रहे होते हैं। इलेक्शन का सीज़न है तो ज़ाहिर है कि लीडर्स निकलेंगे, स्पीचेस करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है जैगम साहब की कि हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ सियासत जो है वो जज्बात की होती है। इमरान खान साहब ने जिस तरह से अवाम के जज्बात से खेला, उन्होंने नफ़रत की सियासत की, पोलराइजेशन की, वो अवाम में पॉपुलर होते गए। उसकी वजह से वो रोज़ आके इल्ज़ाम तराशी करते थे। अभी मियाँ साहब जो है वो अपनी मजलूमियत जो है वो उसको कैश करना चाह रहे हैं। बिलावल साहब जो है शहीदों की पार्टी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, वो उस पर बात करना चाहेंगे। ये बिल्कुल सही कहा जैगम साहब ने कि हमें इससे निकलना होगा। ये हमारा मुल्क तो जो है ना, ये लगता है कि जब ये मुख्तलिफ कबाइल हैं, कभी एक कबीला हावी हो जाएगा, कभी दूसरा कबीला हावी हो जाएगा। ये जमहूरियत का शाखसाना नहीं है कि जिसमें आप आवाम की तकलीफ़ की बात करें, आप प्रोग्राम की बात करें, आप हमारे जो सिविल मिलिट्री के मसाइल हैं उसको टैकल करने की बात करें। ये अपनी ज़ात, अपनी फैमिली और तक हर चीज़ अगर महदूद होगी तो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब चाहें, भले इस बयानी को आगे बढ़ाना चाहें, कुछ अर्सा वो करेंगे क्योंकि अब ताज़ा उनके केसेस ख़त्म हुए हैं, उन्होंने ये केसेस भुगते हैं। अगर ये गलत थे तो ठीक है, अच्छा होगा कि वो केस ख़त्म हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, उनको अपना प्रोग्राम की बात करनी होगी, अवाम की बात करनी होगी। मैं चाहती थी इस पर ज़ुबैर साहब भी कमेंट करें, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप जिलानी साहब, जैगम खान साहब और आबिद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, देखते हैं अब जिस तरह गुफ्तगू हुई है यहाँ पे कि मियाँ साहब अब इस मामले को अपनी तरफ से इस्टेब्लिश कर पाए हैं कि उनके जो आज की उनकी तकरीर थी, इसके बाद भी जो तकारीर और उनकी गुफ्तगू होगी उसके अंदर वो यही बात करेंगे कि माजी में उनके साथ क्या हुआ और उसका इजाला किस अंदाज में हुआ। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।